चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीएसएस फ्रेमवर्क। देखिए, अभी तक आपने सीएसएस और एचटीएमएल के कॉम्बिनेशन से अपनी वेबसाइट्स बनाई और आपने ये देखा कि आप एचटीएमएल के थ्रू आप बेसिक अपना जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उस स्ट्रक्चर से आप ये डिसाइड करते हैं कि जो कंटेंट आपके हैं एक वेब पेज पर क्या क्या कंटेंट आने हैं और उनकी लोकेशन या पोजीशन पेज पर क्या होगी। अगर कोई पैराग्राफ है तो वो कहाँ आना है, अगर कोई टेबल है तो वो कहाँ आनी है, इमेज है तो कहाँ आनी है, लिंक्स है तो कहाँ आने हैं। ये सारा डिसीजन आप एचटीएमएल के थ्रू लेते हैं, जिसमें आप टैग्स का यूज करते हैं और उनको कंबाइन करते हैं हाइपर लिंक के साथ और हाइपर टेक्स्ट के साथ, और उसके बाद में इन टैग्स का कॉम्बिनेशन ला करके आप काम करते हैं। एचटीएमएल में आपने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हालांकि उसमें आपको फॉर्मेटिंग के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते थे, जिनके थ्रू आपने देखा कि आप बेसिक फॉर्मेट्स के साथ उनके एट्रीब्यूट्स और उनके वैल्यूज का यूज करके आप अपनी बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते थे। जैसे अगर आपको किसी पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना है तो आपको फॉन्ट टैग मिल जाता है, और फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करके आप फॉन्ट का नाम, कलर, साइज, स्टाइल ये सब चेंज कर सकते हैं। अगर टेबल है तो टेबल के अपने फॉर्मेट्स हैं, उसको भी आप बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। जो टेबल में आपका टेक्स्ट यूज हो रहा है उसको भी आप कलरिंग और फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। आप टेबल की पोजीशन पेज पर अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं या टेबल की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टैग्स के अपने एट्रीब्यूट्स थे जो आपने देखी। अगर आप इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज के लिए अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आपने इमेज को बॉर्डर दे दिया तो बॉर्डर की विड्थ डिसाइड कर दी। इवन आप बॉर्डर का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। इमेज पेज पर पेज का कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो उतना तो आप बेसिक भी अपना काम कर रहे थे। हालांकि आपने एक ड्रॉबैक जो फील किया वो ये फील किया होगा एचटीएमएल में कि इंडिविजुअल टैग के लिए इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड होती है। माने आप जितनी बार कोई सेम फॉर्मेटिंग भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई दो सिमिलर टैग्स हैं, सपोज आपने एक वेब पेज बनाया जिसमें कुछ पैराग्राफ्स लिखे थे प्लस कुछ उसमें टेबल्स भी बनी थी, तो अगर एक टेबल जैसा फॉर्मेट आपको दूसरी टेबल के लिए भी चाहिए तो दोनों पर उसके एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज अप्लाई करनी पड़ेंगी। ऐसा कोई भी तरीका एचटीएमएल में केवल नहीं होता है कि एक टेबल के फॉर्मेट को बिना किसी मेहनत के दूसरी टेबल पर इंप्लीमेंट किया जा सके। उसमें भी आपको ये पता था कि रो वाइज अगर आपको एक रो का कलर चेंज करना है या आपको हर रो का कलर देना है तो आपको हर रो पे जाके उसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना होगा। अलाइनमेंट है तो अलाइनमेंट के लिए भी आपको हर रो पे जाके काम करना होगा। तो होता ये था कि आप उन टैग्स में एट्रीब्यूट्स का और वैल्यू का यूज तो करते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिपीटेड आइटरेशंस। माने हर चीज को रिपीट करना पड़ता था। चार टेबल्स बनाई है तो चारों पे सेम डेटा करने के लिए, सेम फॉर्मेट करने के लिए आपको सेम टास्क रिपीट करने पड़ते थे। कॉपी पेस्ट करिए या तो फिर आप बार बार टाइप करिए। इमेजेस बनी है तो इमेजेस पे अगर सिमिलर फॉर्मेट देना है तो भी हर टैग पे जाके काम करना है। अगर आपने 10 हाइपरलिंक्स लगाए हैं अपने वेब पेज में तो 10 हाइपरलिंक को अगर आप अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो अलग अलग कलर आपको देना होगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें बेसिक उसमें थी। हाँ, बस इतना जरूर था कि बॉडी टैग में जो भी आप टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स लगाते थे तो वो एट्रीब्यूट पूरी बॉडी पर अप्लाई होते थे। जैसे अगर आपने कुछ टैग्स यूज किए हैं जिनमें आपने अपनी पर्सनल स्टाइलिंग की हुई है, पर्सनल आपने उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे थे जिनपे कोई फॉर्मेट अप्लाइड नहीं था, तो बॉडी टैग में अगर आपने कोई फॉर्मेट दिया जैसे बैकग्राउंड का कलर दे दिया या टेक्स्ट का कलर दे दिया तो वो चीज आपके रिमेनिंग कंटेंट पर अप्लाई हो जाती थी। पर बहुत बार ये सब काम आपने जब किया और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो आपको बहुत ही मोनोटनस लगने लगा वो काम। मोनोटनस का मतलब कि जैसे जैसे काम करने में समय बढ़ता है, कमांड्स ज्यादा लिखनी पड़ती हैं या चीजों को रिपीटेडली करना पड़ता है, तो काम करने के प्रति हमारा इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। हम थोड़ा लो इंटरेस्ट से काम करते हैं जिसकी वजह से केयरलेस हो जाते हैं, और केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स हमारी होने लगती थी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए ही सीएसएस आया, जो कि आपकी वेबसाइट की एक दूसरी लेयर होती है। हमने आपको पहले भी बताया कि किसी भी वेबसाइट को बनाते समय उसकी 3 लेयर्स पे आप काम करते हैं। पहली लेयर जो होती है वो उसकी फाउंडेशन लेयर होती है, जो कि आप अपनी वेबसाइट का, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब आपके कंटेंट्स कहाँ होंगे और क्या होंगे। केवल एचटीएमएल में आप फॉर्मेटिंग बहुत कम करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फॉर्मेटिंग कर भी रहे हैं तो रिपीटेड टैग्स पर आपको रिपीटेडली फॉर्मेटिंग के लिए कमांड्स अप्लाई करनी होती हैं। फिर आपने इसी का थोड़ा आपने एडवांसमेंट किया कि भाई अगर आप लुक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तो एचटीएमएल से क्रिएट हो गया, लेकिन अगर आपको लुक्स की बात करनी है यानी आपको वेब पेज के अपीयरेंस की बात करनी है कि आपकी चीजें किस जगह पर किस तरह से दिख रही हैं, तो इसके लिए ही आपको सीएसएस दिया गया, जो कि एक कैस्केड स्टाइल शीट थी, जिसके थ्रू आप अपने पेजेस को बहुत ही अपीलिंग लुक दी, वो बहुत ही कैची लुक हो गई उनके पेजेस की, और साथ ही साथ
सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिला कि काम करने के लिए आपको रिपीटिशन नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सीएसएस में आप 3 तरह से काम करते हैं, 3 तरीके से आप स्टाइलिंग करते हैं। आपने खुद ही देखा है, एक होती है इनलाइन स्टाइलिंग, दूसरी होती है इंटरनल और तीसरी होती है एक्सटर्नल। इनलाइन स्टाइल वो स्टाइल होता है जहां पर आप टैग के साथ ही स्टाइलिंग करते हैं। उसके लिए आपको स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। जैसे अगर आप इनलाइन लिखते थे, मान लीजिए आप किसी टैग के साथ, पी टैग के साथ लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या लिखना पड़ता है, जहां आप टैग यूज कर रहे हैं विद इन HTML टैग, विद इन बॉडी टैग, तो आप क्या लिखते हो, पी स्टाइल इज इक्वल टू, ये चीज ऐसे लिखते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, बॉडी टैग में ही आपको करना होता है ये चीज यहाँ पर। और पी स्टाइल इज इक्वल टू, फिर आपको जो भी अपना यहाँ पे देना है, तो जैसे आपने जो भी काम करना है वो यहाँ पर आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको देनी है फॉन्ट फैमिली तो आप कैसे लिखते हैं, फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली में आपको क्या देना है, आपको जो भी फॉन्ट का नाम देना है, तो मान लीजिएगा आपने कहा कि फॉन्ट का नाम देना है एरियल, सेमीकोलन से इसे बंद करेंगे। फिर आपको अगर साइज देना है तो आप लिखते हैं फॉन्ट साइज, आपको साइज देना है सपोज 25 पिक्सल्स का, तो ये आपने साइज दे दिया। अगर आपको कलर देना है तो कलर, मान लीजिए आपने कहा कि कलर देना है ब्लू, तो ये कलर दे दिया। ऐसे आप अपना पूरा स्टाइल अप्लाई करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखते हैं, जो भी कंटेंट आप लिखते हैं विद इन योर पी टैग, तो ये स्टाइल आपका जो है इनलाइन स्टाइल की तरह से अप्लाई होता है। जिसकी खास बात ये होती है कि ये जिस जगह पर यूज किया गया है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को मिलेगी। मतलब अगर आपने इसके लिए ऊपर इंटरनल स्टाइलिंग की भी है, तो भी ये क्या करेगा, स्टाइल इस पर यही अप्लाई करेगा। भले ही ऊपर आपने कलर रेड दिया हो, लेकिन इस टेक्स्ट का कलर ब्लू ही होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इनलाइन को ही मिलती है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि सीएसएस की जो शीट्स होती हैं वो प्लेइंग कार्ड्स की तरह अरेंज होती हैं, और प्लेइंग कार्ड्स में जैसे प्रायोरिटी वाइज हम कार्ड्स को अरेंज करते हैं ताश के पत्तों को, कि जिसकी जरूरत पहले है उसको हम आगे लगाते हैं, जिसकी जरूरत बाद में उसे पीछे लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर कार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी इनलाइन की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल उसके बाद में आते हैं। इंटरनल आपको बताया था कि इंटरनल आप तब यूज करते हैं जब मल्टीपल टैग्स को आप एक जैसा काम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यूज करके ही देखा है कि आप यहाँ पर पी टैग का यूज करते हैं, और जो भी आपको स्टाइलिंग करनी है वो विद इन स्टाइल टैग आपको लिखना होता है। ये हेड टैग के अंदर आप ये चीज देते हैं, और यहाँ पर ये आपका ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं तो फॉन्ट कलर ही मान लीजिए, और फैमिली हटा देते हैं, सपोज हमने फॉन्ट साइज दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए 30 पिक्सल्स, और कलर मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर रेड। तो इतना करने के बाद भी अगर आपने 2 पी टैग यूज किए, एक पी टैग ये यूज किया था जिसमें आपने स्टाइल टैग दिया है, और एक पी टैग ये यूज किया था जिसमें कोई स्टाइल नहीं दिया, तो ये स्टाइल जो है, इस तरह के जितने भी पी टैग लिखे होंगे उन पे तो अप्लाई होगा, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं होगा। इस टेक्स्ट पर ये पी टैग जो है, ये वाला जो है, ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। जबकि इस स्टाइल के टैग में जब भी आप लिख देते हैं पी के अंदर, तो इसका मतलब है नीचे बॉडी टैग के अंदर जितने भी पी टैग्स यूज किए सब पर ये साइज और ये कलर लगा दीजिए। पर यहाँ पर ये चीज क्यों नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें हमने पहले से इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है, तो प्रायोरिटी इनलाइन को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका फॉन्ट कलर और साइज ये होगा जो यहाँ मेंशन किया है। जबकि आपको साथ ही साथ पता है कि अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एक अलग से शीट बनाते हैं सीएसएस की, जिसे स्टाइल शीट कहा जाता है। और बस यहाँ पर आपको करना क्या होता है, हेड टैग के अंदर उस स्टाइल शीट का एड्रेस लाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो स्टाइल शीट बनाई गई है ये भी उसी फोल्डर में बने जिस फोल्डर में ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। उसके लिए आप क्या लिखते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हैं लिंक इज इक्वल टू स्टाइल शीट REL इज इक्वल टू ये दे देते हैं, और HREF में क्या करते हैं, आप अपनी फाइल का नाम रख देते हैं। ठीक है, बेसिक यही होता है। वैसे तो टैग हमारा लिंक टैग होता है, आप लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और HREF में आप क्या करते हैं, वो जो CSS फाइल आपने बनाई है, मान लीजिए उसका नाम abc.css रखा है, तो ये नाम आप डबल कोट्स में रख देते हैं।
ये चीज, ये तरीका होता है। और अगर abc.css में आपने वहां भी एक p टैग यूज किया था और उसको फॉन्ट कलर मान लीजिए आपने पिंक दिया था, तो यहाँ पर आपका जो है पिंक कलर कोई भी फॉन्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंटरनल स्टाइलिंग भी की हुई है। तो अगर ये इंटरनल स्टाइलिंग यहाँ ना की होती, सपोज ये यहाँ पे नहीं होता, तो फिर आपने abc.css में जो भी काम किया होगा वो इस पर अप्लाई होगा, इस पे तब भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही था और यहाँ पर हो रहा है। तो ये सीएसएस के थ्रू आपने बहुत सारी चीजें देखी और आपने देखा बहुत सारा काम आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो अब जब इतना हम कर रहे हैं तो आखिर सीएसएस फ्रेमवर्क क्या है, फिर फ्रेमवर्क का हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिए, जाहिर सी बात है, नाम सीएसएस से रिलेटेड है तो कुछ नई चीज नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपके कंटेंट को और ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से दिखाने के लिए कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड वहां पर अपने जो है मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, और उन लाइब्रेरीज के बेसिस पर आप अपना काम करते हैं। बस आपको वो लाइब्रेरीज यहाँ पर लानी होती हैं और उस चीज को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बहुत इजी, अगर लैंग्वेज में कहें, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सीएसएस फ्रेमवर्क, एक ऐसा वो होता है, मॉड्यूल होता है जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए हमें हेल्प करता है। अब इम्प्रेसिव में हर चीज कलर पे ही या फॉन्ट पे या स्टाइल पे ही बेस्ड नहीं होती है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। खास तौर से सीएसएस फ्रेमवर्क जो है, हमें ये क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू डिजाइन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। खास जो मेन इसका है वो यही है कि ये जो है आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने में हेल्प करता है। अब सवाल ये उठता है कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या है? कोई बता सकता है आप में से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे कहते हैं? नीलिया, याद है कुछ? मैम ये क्लास सीएसएस फ्रेमवर्क की मैं कर नहीं पाई थी पूरी। नहीं नहीं, सीएसएस फ्रेमवर्क की तो क्लास ही आज हो रही है, लेकिन ये टर्म रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मैम स्टार्टेड। कौन से वेबसाइट मैम जहाँ पर अगर हमें किसी का रिप्लाई अगर चाहिए होता है, लाइक अगर हमें पूछना होता है किसी पे कोई तो एक्टिविटी आप करा? हाँ हाँ पूछने के लिए। अतुल, आप बताएं क्या होता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट? पेजेस चेंज होते हैं, अच्छा। और कोई? सुरभि? हाँ शालिनी, बताओ। वो चीज़ जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। जिसपे आप काम कर सकते हो। ऐसा। सविता? चेंजेस पॉसिबल है। लुक चेंज कर सकते हैं, अच्छा। नहीं, देखिए, जितने भी आंसर आप सब लोगों ने अलग अलग दिए हैं, लेकिन सबके आंसर गलत है। मैम जो किसी भी स्क्रीन साइज पे चल जाए। किसी भी स्क्रीन साइज पे चल जाए? कौन बता रहा है? गरिमा? यस मैम। यस। मैम फोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वेबसाइट होती है कि नाम से पता चल रहा है कि जो रेस्पॉन्ड करे, है ना। और रेस्पॉन्ड किस चीज को? सबसे पहली प्रायोरिटी होती है साइज के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करना। क्योंकि देखिए, अभी तक आप जब वेबसाइट्स बनाते हैं तो आप इन वेबसाइट्स को यूज करें, और अगर आप मान लीजिए डिफरेंट स्क्रीन साइज पर उन्हें देखें, जैसे साइट आपने बनाई और आप डेस्कटॉप पे बना रहे थे, उसी साइट को अगर आप मोबाइल विंडो पे खोल के देखें, तो मोबाइल की स्क्रीन पर वही साइट देखने पर प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सा कंटेंट आप स्क्रीन पर लूज कर जाएंगे। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन का साइज और मोबाइल की स्क्रीन का साइज कितना फर्क होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन के सारे कंटेंट्स इजीली विजिबल नहीं होते हैं, इनफैक्ट विजिबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट स्क्रीन साइज पर अगर एक नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनी है तो उसके सेम कंटेंट्स को आप नहीं देख सकते। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि चलिए, वो जमाना तो था जब लोग लैपटॉप लेके घूमा करते थे, या इट्स नॉट इजी, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर समय आप डेस्कटॉप के कंप्यूटर के सामने ही बैठे रहो। तो अब तो जमाना, अब तो लोग भी आपको नहीं दिखते हैं कि आप लोग लैपटॉप लेके भी नहीं घूमते हर समय। ऑफिशियल्स भी जो है उन्हें लैपटॉप की जरूरत नहीं है, अगर उनके पास एक स्मार्टफोन है और वो अच्छे से अपने स्मार्टफोन को यूज करना जानते हैं तो उनको जरूरत नहीं है कि वो लैपटॉप लेकर के भी घूमे। क्यों? क्योंकि सारा काम तो वो स्मार्टफोन से कर लेते हैं। और इसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं वेबसाइट्स, क्योंकि जब आप वेबसाइट्स की बात करते हैं, भाई एक प्रोफेशनल है, उसको हमेशा वेबसाइट्स एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं,
कभी अपनी कंपनी की या कभी कुछ इस तरह का काम, अगर वो खास तौर से इस साइट से रिलेटेड ही कोई टास्क कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उसके सामने ये प्रॉब्लम होती है कि डिफरेंट स्क्रीन साइज पर हम अपनी जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उसके कंटेंट्स को डिफरेंटली देखते हैं। वही स्क्रीन अगर लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन है तो साइट में सारी चीजें दिख रही हैं, वही अगर आप एक टैबलेट की स्क्रीन पे देख रहे हो तो सारी चीजें नहीं दिख पा रही हैं, मोबाइल में उससे भी कम दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे स्क्रीन का साइज वेरी करता है वैसे वैसे कंटेंट्स भी वेबसाइट के वेरी करने लगते हैं। बट हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हम एक ऐसी साइट डेवलप करें जो कि मोबाइल पे देखी जाए, टैबलेट पे देखी जाए या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या लैपटॉप स्क्रीन पे देखी जाए, हर जगह पर हमारी जो साइट है वो साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए और सारी की सारी चीजें एट अ ग्लांस मिल जाए, आपको उन्हें देखने के लिए स्क्रॉल ना करना पड़े। साइज के चेंज होते ही हमारी जो साइट है वो साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, ऐसी साइट को वेबसाइट कहते हैं। जाहिर सी बात है कि लुक चेंज होना या कलर चेंज होना, देखिए सभी में अपने आप कुछ नहीं चेंज होता है। अगर कोई वेबसाइट चाहे रेस्पॉन्सिव हो या नॉन रेस्पॉन्सिव हो, उसका लुक आप तभी चेंज कर सकते हो जब आप एज अ डेवलपर उसमें कुछ इनिशियल चेंजेस करेंगे, यानी इंटरनल आप चेंजेस करेंगे। लुक चेंज करने का मतलब ये नहीं कि कोई एक एंड यूजर है, मान लीजिए हमने कोई वेबसाइट बनाई, अभी nitekindia.co.in पे आप खोलिए और आप सोचे कि कोई फॉन्ट का कलर अच्छा नहीं लग रहा, उसके फॉन्ट का कलर चेंज कर दें, आप नहीं कर सकते। एंड यूजर कभी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। चेंज कब होंगे? चेंज तब होंगे जब हमको अगर कह दीजिए, मान लीजिए आपने सजेशन दिया कि मैम आपने नाइटेक की साइट बनाई है, ये साइट अच्छी नहीं लग रही है या इसमें ये चीज चेंज करिए, और हम उस सजेशन से अग्री कर रहे हैं, तो फिर हम एज अ डेवलपर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लुक्स चेंज करने का मतलब कुछ नहीं है, या इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने बोला कि ये जो चीज है हमारी उसमें चेंजेस पॉसिबल या पेजेस चेंज होते हैं, पेजेस किसी भी वेबसाइट में चेंज होंगे, पर हाँ उसमें एक ऐसी साइज है कि जो रेस्पॉन्ड कर रही है, जिस पर कि साइज के अकॉर्डिंग आप उसमें विजुअलाइजेशन को एडजस्ट करते हैं, बाकी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में और कुछ नहीं है। रही बात एक्टिविटी परफॉर्म करने की, कि वो साइट जिनमें एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कभी भी आप HTML और CSS से डिसाइड कर ही नहीं सकते। HTML या CSS, HTML आपको फॉर्म बनाने की परमिशन जरूर देता है, फॉर्म टैग मिलता है, आप सब कुछ बनाते हैं, लेकिन आप उसमें डेटा तक तो स्टोर कर नहीं सकते, आप उसमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक फॉर्म बनाइए 2 नंबर के कैलकुलेशन का, और उसमें आप 2 नंबर एक्सेप्ट करिए एंड यूजर से और उसको बोलिए कि जो वो नंबर दे रहा है हम उन्हें ऐड करेंगे, यू कांट डू दैट। चाहे आप CSS पूरा फ्रेमवर्क यूज कर डालें, CSS को यूज करें, या तो फिर आप उसे, वो सिर्फ आपके फॉर्म की डिजाइनिंग में तो हेल्प करेगा, फॉर्म टैग आपको ये तो बताएगा कि टेक्स्ट बॉक्स कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन आप उसमें एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते। एक्टिविटी के लिए एक बार आपको एक और जो उसकी थर्ड लेयर है, तीसरी लेयर वेबसाइट की होती है, उस पर काम करेंगे। हाँ ये बात जरूर है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि हमारी डायनेमिक साइट होना शुरू हो जाता है, हालांकि डायनेमिक बनती नहीं है CSS से ना फ्रेमवर्क से, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ डायनेमिक वेबसाइट जैसी लगने लगती हैं। पर मेन टास्क जो होता है फ्रेमवर्क का वो यही होता है कि ये आपकी साइट को एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में कन्वर्ट करता है और थोड़े से ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से साइट को दिखा सकता है, यानी इसमें कुछ और ज्यादा फीचर्स हैं जो आपके कंटेंट को और इंप्रेसिव दिखा सकते हैं, लेकिन आप मेहनत पहले से भी कम करेंगे। जितनी मेहनत अभी आपने इससे पहले की है CSS में, उससे भी कम मेहनत करके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्रेमवर्क में पहले से न जाने कितनी ऐसी लाइब्रेरीज पड़ी हैं जिनका सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके या कौन सी क्लास का यूज करके आप कैसे काम कर सकते हैं। तो और इसका कोई मेन टास्क नहीं होता। बाकी CSS फ्रेमवर्क का यूज ये होता है कि ये आपके CSS के जो आपने टैगिंग की है या जो स्टाइल किया है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कम समय में, तो ये आपके CSS की स्टाइलिंग को फास्ट बनाता है, तेज कर देता है। तेज करने का मतलब ये नहीं कि CSS की स्पीड बढ़ा देता है, तेज करने का मतलब ये कि इसमें जो लाइब्रेरीज आप यूज करते हैं या इसकी जो डिजाइनिंग का जो स्टाइल होता है, माने जो आप यहाँ पे अपने टैग्स और कंटेंट्स यूज करेंगे, उनका यूज करके कम समय में कम कोड में आप ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से अपनी साइट को दिखा सकते हैं। जितना एफर्ट आप इससे पहले CSS के थ्रू कर रहे थे, उससे भी कम एफर्ट में आप चीजें कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये इस बात का क्या मतलब हुआ। आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं तो वैसे तो नॉर्मली टेक्स्ट लिखा देखते हैं, जहां पर टेक्स्ट बहुत ही सिंपल लिखा होता है, क्योंकि एज अ डेवलपर वेबसाइट डिजाइन करते समय ये उसके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि जो भी कंटेंट हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं वो इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट देखने वाले लोगों का कोई एक पर्टिकुलर कैडर या क्लास नहीं होती।
वैसे तो हो सकता है कि भाई आपने हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स के लिए वेबसाइट बनाई हो, बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए वेबसाइट बनाई हो, लेकिन आपकी वेबसाइट एक गांव का किसान या कोई कंप्लीटली इलिटरेट पर्सन भी देख सकता है। हो सकता है उसने ब्राउजर खोला और उसे कोई साइट आपके नाम की दिखी, उसने खोल दिया। अब उसको देखा उसने आपकी साइट पर, उसे इंटरेस्ट तो आने लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपने कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, वो बहुत ही स्टाइलिश लिखा है। इतना स्टाइलिश कि उसके लिए इंग्लिश पढ़ना मुश्किल था। उसमें भी आपने इतने स्टाइलिश कैरेक्टर लिख दिए कि वो उन्हें समझ ही नहीं पा रहा है कि आपने जी लिखा है कि क्यों लिखा है। तो इसलिए एज अ वेबसाइट डेवलपर वन ऑलवेज हैज टू मेक इट श्योर कि जब आप वेबसाइट में कोई टेक्सुअल कंटेंट लिखें, वो गुड लुकिंग तो हो, अट्रैक्टिव तो हो, लेकिन ट्रिकी ना हो, समझने में, उसे पढ़ने में मुश्किल ना हो। पर ये चीज साइट टू साइट वेरी भी करती है, ये कोई रूल नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको मानना ही है। ये तो आपके अपनी इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो। कुछ वेबसाइट्स ही ऐसी होती हैं जहां पर स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना ही है। अब आपने कहा सारे फॉन्ट्स तो वो पहले से जो मिल रहे हैं वही मिलते हैं, हमें तो ऐसे फॉन्ट नहीं चाहिए, हम तो कोई बिल्कुल अलग ही दुनिया में कोई अनोखा ही फॉन्ट लगाना चाहते थे, ऐसा फॉन्ट जो शायद किसी ने देखा ही ना हो, या नॉर्मली किसी को अंदाजा ही ना हो ऐसे फॉन्ट का। और आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो कभी कभी कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनपे फॉन्ट बहुत ही स्टाइलिश होते हैं। तो ये काम आप सीएसएस में भी अगर करते हैं, खाली सीएसएस का भी यूज करते हैं, तो उसमें आपने देखा है कि आपके पास फॉन्ट की जो फैमिली में फॉन्ट्स पड़े हैं, जो कि आपके पास ऑलरेडी फॉन्ट लिस्ट में होते हैं, वही फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉन्ट कहाँ से देख सकते थे? अगर मान लीजिए आप में से किसी को ये अनुमान ना हो कि फॉन्ट देखना है, तो कहाँ से देखेंगे? आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, यहाँ से आप स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर में आएंगे, और यहां से आप फॉन्ट के लिए देखिए, ये फॉन्ट नेम यहाँ दिख रहा है, तो ये लिस्ट है इतनी लंबी चौड़ी, ये पूरी लिस्ट है। लेकिन आप अगर नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई फॉन्ट हम यूज करें जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फॉन्ट को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइब्रेरी यानी एक फाइल लेके आनी है अपने प्रोग्राम में, और फिर उसके अंदर उसके बने हुए फॉन्ट जो पहले से पड़े हुए हैं वो आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस फॉन्ट का नाम मालूम हो। और अगर नहीं भी मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए सीएसएस फ्रेमवर्क खुद ही आपको हेल्प करता है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने के लिए और अपने सीएसएस स्टाइलिंग को फास्ट करने के लिए हम सीएसएस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। सीएसएस फ्रेमवर्क की तरह वैसे तो फ्रेमवर्क और भी हैं, लेकिन सीएसएस फ्रेमवर्क वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क क्यों है? क्योंकि ये पॉपुलर ही इसीलिए क्योंकि ये इजीएस्ट है यूज करने में, बहुत कम मेहनत लगती है। दूसरी बात, ये ज्यादा वास्ट एरिया कवर करता है, माने ऐसी कोई चीज छोड़ता ही नहीं कि जो रह जाए डिजाइनिंग और उससे, मतलब कि डिजाइनिंग से या गुड लुक्स बनाने में, अपीयरेंस से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करने में। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि इस फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी किसी और चीज पर नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिविजुअली आप इसका इस्तेमाल करिए, आप इसके साथ में कोई और आपको सपोर्ट की या कोई अलग से टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एडवांटेज जो है इसको बहुत ही यूनिक और पिक्यूलर बना देता है। और कैसे हम सीएसएस फ्रेमवर्क यूज करते हैं? तो सीएसएस फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है W3 Schools। कभी हो सकता है कि आपने w3schools.com नाम की कोई वेबसाइट देखी हो, और उस वेबसाइट को कभी अगर आप सर्च करेंगे, देखेंगे, ब्राउज करें, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक आपको इस तरीके की विंडो मिलती है। मतलब वहां पर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करने का एडवांटेज मिलता है। बाकी साइट्स की तरह ये साइट भी एक इंफॉर्मेटिव साइट है जिसमें किसी टॉपिक से रिलेटेड आप चीजें पढ़ सकते हैं। तो W3 स्कूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरह की हमें ये दिखाई देगी, तो हम इसके लिए आपको ब्राउजर की विंडो यहाँ पर खोल के दिखा रहे हैं। आप ये स्क्रीन इस समय देख पा रहे हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, W3। ठीक है, तो ये देखिए, ये w3schools.com की हमारी ये वेबसाइट है, जिसमें देखिए ब्राउजर विंडो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना, यही तो पूछ रही थी मैं। अब दिख रहा था, ठीक है। यस मैम। अभी दिख रहा है? यस। यहाँ पर हम W3 Schools लिख दे रहे हैं।
ये आपको अब ये एक्चुअल पूरा आपको यहाँ पे विंडो दिख रहा होगा। यस मैम। अब यहाँ देखिए, ये एक ऐसी साइट है जहां पर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप सब चीजें आपको यहीं पर मिलती है। मतलब आप चाहें तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो है, ये वो जगह है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है W3 स्कूल्स, जिन्होंने W3 CSS का फ्रेमवर्क, W3.CSS का फ्रेमवर्क जो है डिजाइन किया है। तो उस डिजाइनिंग के लिए मतलब वो W3.CSS फ्रेमवर्क का जो पूरा का पूरा कंटेंट है या वो कनेक्शन है, वो आपको अपनी फाइल में लाना होता है। तो आप किसी भी जगह पर अगर हम देखें और हम कहें कि अगर हम अपने HTML टैग के साथ उसे यूज करना चाहते हैं, तो HTML टैग के साथ आप किस तरह से वो W3.CSS का यूज कैसे करेंगे। W3.CSS के यूज के लिए आप HTML कंटेंट को के साथ में दो तरीके से ये काम कर सकते हैं। एक तो आप ये यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दो चीजों की हेल्प ले सकते हैं। एक है आपका CDN बेस्ड वर्जन। CDN बेस्ड वर्जन को यूज करके इंक्लूड अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ कर देते हैं, और बस उसके साथ में इसको जब हम HTML के साथ लिखते हैं तो उससे जो है हमें हमारा CSS फ्रेमवर्क का कंटेंट मिल जाता है और फिर हम काम कर सकते हैं। CDN बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब है, CDN की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसको हम लिख देते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। दिस इज नोन एज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बेस्ड वर्जन को यूज करके इस नेटवर्क का जो लिंक होता है, वो लिंक हम डालेंगे अपने HTML कोड में और उसके साथ हम कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है CDN बेस्ड वर्जन में? CDN बेस्ड वर्जन का मतलब ये है कि एक्चुअली आपको एक लिंक लाना होता है। अब वो लिंक जो है आपको पता होना चाहिए कि लिंक क्या एक्चुअली क्या है, कि मतलब एक तो CDN बेस्ड वर्जन होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक लोकल इंस्टॉलेशन भी हो सकता है। तो हम पहले आपको लोकल इंस्टॉलेशन के बारे में बता देते हैं एक्चुअली, कि आपने जो HTML कंटेंट अपना बनाया है, कोई भी HTML पेज बनाया हुआ है आपने, और आप उसके अंदर अपना फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं, तो तरीका ये होता है कि आप अपना जो पेज है उसमें जो हेड टैग होता है, उस हेड टैग के अंदर ही आप अपना जो आपका बॉडी टैग के ऊपर का कंटेंट है, वहां पर आप जो है अपना पूरा CSS फ्रेमवर्क का एक कनेक्शन होता है, वो पूरा एक फाइल के रूप में पूरा लिंक जैसा होता है बहुत बड़ा, वो आपको लिखना होता है। अब उसको कहते हैं लोकल इंस्टॉलेशन, मतलब आप अपने हाथ से उस चीज को टाइप करेंगे। अब टाइपिंग हमेशा एरर प्रोन होती है ज्यादातर केसेस में, खास तौर से अगर बहुत लेंदी कुछ हम लिखते हैं तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वो भी हम एक ऐसा लिंक लिख रहे हैं जो कि हमने खुद तो बनाया नहीं, बनाया है, सिर्फ आपको वो लिंक का नाम यहाँ पे लिखना है। एक बहुत बड़ा एड्रेस आपको लिखना होता है एक्चुअली। तो अपने HTML डॉक्यूमेंट में जब आप उसे बॉडी टैग के ऊपर लिख देते हैं, तो वो एक CSS फ्रेमवर्क का कनेक्शन होता है जो स्टैब्लिश हो जाता है आपके HTML पेज के साथ, और फिर आप अपनी जो भी स्टाइलिंग करना चाहें स्टाइल कर सकते हैं, क्लासेस का यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। पर यूजुअली किसी के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपने टैग लिखना है, जो आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जो आप लिंक लाना चाहते हैं, वो लिंक आप याद कर सकें, उसे रट सकें। और रट भी रहे तो लिखने में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो जो लिंक है, वो जो कनेक्शन है, वो जो एड्रेस है पूरी फाइल का, वो पूरा का पूरा रेफरेंस हमें लाना भी ना पड़े, मतलब याद भी ना करना पड़े, और वो बिल्कुल 100% सही तरीके से हमारे उसमें आ भी जाए HTML डॉक्यूमेंट में। तो इसको ही ओवरकम करने के लिए CDN बेस्ड वर्जन को हम एम्बेड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं अपने HTML पेज के साथ। तो उससे क्या होता है कि आप जो है एक लेटेस्ट जो वर्जन है, जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, मोस्ट अपडेटेड वर्जन को आप अपने HTML कंटेंट में यूज कर लेते हैं। क्यों ये आसान क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ वो कनेक्शन कहीं से कॉपी करना है और उसके बाद अपने HTML डॉक्यूमेंट में उसको ला देना है। तो उसी को हम CDN बेस्ड वर्जन कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपने HTML पेज में इंस्टॉल अपना इंसर्ट करा देते हैं या हम ले करके आ जाते हैं। तो एक CDN बेस्ड वर्जन को कैसे फेच कर सकते हैं, कैसे लाते हैं, उसके लिए एक बार फिर से आपको ब्राउजर विंडो पे ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि W3.CSS फ्रेमवर्क ही तो है जो हमें कनेक्शन देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ब्राउजर विंडो में जाइए, आपको गूगल की विंडो दिखी रही होती है, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिए W3.CSS
फ्रेमवर्क। ठीक है, इतना भी आप लिख दीजिए। एंटर करेंगे तो सबसे पहले w3.css होम की ही साइट का लिंक दिखाई देगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, आपको ये एक लिंक दिया है और देखिए कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, मतलब किस तरीके का लिंक है, किस तरह का रिलेशन है, एक स्टाइल शीट ही बनी हुई है, क्योंकि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये भी CSS में ही बना हुआ है। और ये फाइल कहाँ है, उसका पूरा URL दिया हुआ है, देखिए दिखा रहे हैं कि www.w3schools.com साइट की W3 CSS फोल्डर के सब फोल्डर 4 में एक स्टाइल शीट पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, w3.css। फाइल एक CSS फाइल है। अगर आपसे कोई पूछे कि CSS फ्रेमवर्क की फाइल किस में बनी है, तो आप बोलिए CSS फ्रेमवर्क की फाइल भी CSS में बनी है और उसका एक्सटेंशन .css है। तो एक्चुअली ये लिंक आपको लाना है, क्योंकि ये जो फाइल बनी है, जो आप फाइल देख रहे हैं, ये फाइल वेब सर्वर पे पड़ी है, CSS के W3 स्कूल्स के वेब सर्वर पे ये फाइल पड़ी हुई है। और आप अपने वेब पेज में बस ये कनेक्शन अगर डाल देंगे तो क्या होगा कि जब आप अपनी वेबसाइट को चलाना चाहेंगे तो और इसको यूज करना चाहेंगे इस कनेक्शन को, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इसके फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। आप लोगों को इतनी चीज क्लियर है या अभी तक कोई क्वेश्चन है? सबको क्लियर है? चलिए, तो बस अब आपको क्या करना है, देखिए सारी मेहनत खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं है। इनफैक्ट क्या करना है, सिर्फ यहाँ आए, इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर देंगे। अब ब्राउजर विंडो को आप बंद कर दीजिए, ब्राउजर विंडो की जरूरत खत्म हो गई आपकी। अब सिर्फ क्या है, आप अपने कोड में आ जाइए और कैसे आप इसे यूज करेंगे। भाई यही लिंक या तो आप हाथ से लिखते, तो जब आप हाथ से लिख रहे थे तो वो क्या था, वो था आपका लोकल इंस्टॉलेशन। पर अब क्या है, अब आप हाथ से नहीं लिख रहे हैं, आप उसे एम्बेड कर रहे हैं, कहाँ, अपने पेज में, अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो क्या करेंगे, ये सब यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम अपने इस CSS फ्रेमवर्क को अपने पेज में लेकर के आएंगे और इसको बस आप हेड टैग के अंदर लिखिए और ऐसे पेस्ट कर दीजिए। बाकी आप यहाँ पर जो भी कंटेंट अपना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। सेव करते समय आपको फाइल .html एक्सटेंशन से ही सेव करनी है और कोई काम आपको यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा कि हम कैसे कैसे क्या यूज कर सकते हैं। देखिए अभी तो हम क्या यूज कर रहे हैं तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर आपने एक लाइन लिख दी, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया एक p टैग लिख दिया, एक नॉर्मल p टैग HTML में जैसे लिखते हैं, और यहाँ अभी हम इसके आगे लिखेंगे, पहले हम एक लाइन लिख देते हैं। अच्छा नहीं, ओपन टेक्निकल वेट खोलेंगे तब होगी। ये हमने एक लाइन यहाँ पर लिख दी और p टैग को लास्ट में हमने क्लोज भी कर दिया। वैसे तो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन जब आप CSS और फ्रेमवर्क वगैरह को यूज करते हैं तो अगर आप क्लोज कर दें तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस क्लोजिंग टैग से हम ये बता देते हैं कि इतने ही हिस्से पे कोई काम हम करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर कोई नया टैग हम p टैग यूज करते हैं तो फिर उस पर नए सिरे से काम आपका होने लगता है। तो जैसे ही आप CSS और फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं तो p टैग के क्लोजिंग टैग अगर लगा देंगे तो आप ही कंफर्टेबल रहेंगे, आपका जो वर्क पैटर्न होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। खैर अभी बस इतना किया, अब हम इस w3.css फ्रेमवर्क का क्या यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ये चाहते थे कि हमारा जो कंटेंट है इसकी बैकग्राउंड का कलर कुछ और हो जाए और जो है आपको कंटेंट टेक्स्ट का कलर कुछ और देना है, तो आप अभी तक क्या करते थे, BG कलर ऊपर स्टाइल में लगाएंगे और ये सब करेंगे। अब क्या है, अब सिर्फ आपको यहाँ पर p टैग में अपनी एक क्लास यूज करनी है।
क्लास आपको देनी पड़ेगी, कीवर्ड देना पड़ेगा क्लास, क्लास इज इक्वल टू, और w3.css की जो क्लास होती है उसका नाम डबल कोट्स में लिखना, और क्लास का नाम ही w3 है, बस w3। ये आपने यहाँ पे क्लास का नाम दिया, और फिर यहाँ पर आपको एक कीवर्ड और यूज करना है, दैट इज कंटेनर। w3 कंटेनर एक्चुअली मान लीजिए पूरा का पूरा नाम है क्लास का, जिसके बीच में स्पेस होता है, कोई डैश नहीं होता, ठीक है। w3 कंटेनर लिखा, और यहाँ पर अब हम ये बताना चाहते हैं कि w3 कंटेनर से कि ये जो कंटेंट है कंटेनर के फॉर्म में आएगा, और अब टेक्स्ट का कलर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कहा w3, और मान लीजिए फॉन्ट का कलर हम लिखना चाहते थे पर्पल, तो हमने फॉन्ट का कलर लिख दिया पर्पल, और डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, और इसके बाद अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करेंगे नॉर्मल वही जो है आपका, तो हम यहाँ पर फाइल का नाम जो भी है .html एक्सटेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि फाइल ये HTML डॉक्यूमेंट की तरह ही सेव होगी। बस अब हमने इसको जो है सेव किया, और अब हम इसे रन करा के देखेंगे। सिक्योर लिमिटेड, अब इसमें लिख के आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, में लिख के आ रहा है कॉमर्स, इकोनॉमिक, आर्ट, साइंस। ये मतलब रेफरेंस पहलू जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक, आर्ट, साइंस, डेवलपमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट से तो मतलब है नहीं हम लोग को, सही बात है। कॉमर्स, इकोनॉमिक आपसे ब्राउजर की विंडो शेयर कर लेते हैं। नहीं है, टाइप ऑफ एजुकेशन अदर है। ये देखिए, तो आपने सिर्फ w3 कंटेनर किया, तो ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, कंटेनर की तरह यूज हुई, और इसको जो है अब आपने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया कि हम भाई कौन सा कलर देना चाहते हैं, यहाँ पर पर्पल कलर देना चाहते हैं। तो बस ये सब चीज आपने क्यों कर ली, ये हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये अपना दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे डैश लगाना है ना, ये मैं गलती से बोल गई थी कि डैश नहीं लगाना, डैश देंगे तो w3 कंटेनर ये डिसाइड कर रहा है कि ये एक कंटेनर क्लास है, कंटेनर टैग के लिए यूज हो रहा है, और उस कंटेनर का कलर क्या होगा, वो कलर आपने यूज किया। ये चीज को अगर हम यहाँ से बंद कर दें, मान लीजिए हमने कहा कि हम ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं शायद, और हम इसे क्लोज कर देते हैं, और अब हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर हम इसे रन कराते हैं, हम वापस से जाते हैं ब्राउजर विंडो पे और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिएगा कि अब ब्राउजर विंडो पर ये आपको कैसा दिखा रहा है, अब ये आपको बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट दिखा रहा है। क्यों, w3.css की फाइल को फेच करने के बाद भी अगर क्लास आपने नहीं यूज की है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्लास आपको यूज करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक दो नहीं है, बहुत सी क्लासेस हैं, जिनमें से कुछ क्लासेस हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करने भी वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खाली इसे भी नहीं यूज करने से कुछ होने वाला है कि खाली ये यूज कर लेंगे तो नीचे अगर हम ये यूज करें या ना करें कुछ नहीं, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऊपर ये लिंक है, ये आपने एम्बेड किया है w3.css फ्रेमवर्क का कनेक्शन, और यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि जो कनेक्शन आपने स्टैब्लिश किया है उसमें से आप w3 कंटेनर क्लास को यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट को एक कलर देने के लिए। सिंपल एक कलर आपने दे दिया कि जो कंटेंट है उसके बैकग्राउंड के लिए ये कलर हो जाए। क्लियर है सबको? तो ऐसे किसी भी टैग को आप यहाँ पर क्लास दे सकते हैं। तो जैसे हमने p टैग को दिया था, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक कोई div टैग बना लेते हैं, div, तो यहाँ पर भी आपको जो है क्लास लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू w3 कंटेनर ये, और w3 मान लीजिए आपने दे दिया येलो, और फिर आप यहाँ पर यही कंटेंट हम कॉपी कर ले रहे हैं, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, और लास्ट में हम div टैग को क्लोज भी कर दे रहे हैं। div टैग को तो क्लोज करना वैसे भी मैंडेटरी है, उसको आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग देते हैं। सेव किया है यहाँ पर, और अब हम ब्राउजर विंडो पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि दो कंटेनर्स बन गए टेक्स्ट के, जिसमें पहले में पहले के अकॉर्डिंग चेंजेस हो गए और दूसरे में दूसरे के अकॉर्डिंग, और आपने सिर्फ छोटी छोटी चीजें की और उससे जो है आपका काम हो गया। तो w3 कंटेनर जो होती है, ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं, ये तो आपने अभी एक कंटेनर क्लास की बात देखी है, लेकिन जितनी भी क्लासेस आप यहाँ पे यूज करेंगे, ये सारी क्लासेस को शुरू w3 से ही करना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि w3 एक कीवर्ड है जिसे आप यूज करेंगे पहले, फिर उसमें इनलाइन आप अपने टैग का यूज करेंगे। जैसे जो भी टैग आप यूज कर रहे हैं
उसके साथ में डैश के बाद में आप वो कंटेनर क्लास या और भी क्लासेस का यूज करते हैं। वैसे खास तौर से जो कंटेनर क्लास होती है ये DIV टैग के लिए यूज की जाती है, क्योंकि जब हम ज्यादा अच्छी अपनी वेब डिजाइनिंग की बात करते हैं या हम एक एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है P टैग का यूज उतना ही कम हो जाता है। और पैराग्राफ के फॉर्म में अगर आपको डेटा को रखना भी होता है तो P की जगह पर आप DIV टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो से हाँ कैसे? मतलब आप P टैग मत यूज कीजिए, इसकी जगह में DIV टैग यूज कीजिए, जैसे ये टैग क्यों यूज किया हुआ है। बस P को धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि DIV ज्यादा एडवांस टैग माना जाता है, और DIV जो आपका कंटेंट है उसे एक ब्लॉग के लिए बनाया ही गया, एक ब्लॉग के फॉर्म में दिखाने के लिए, तो इसलिए DIV टैग का यूज करते हैं, P टैग का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि भाई आप कलर यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा कि सबसे पहले कंटेनर को दिया आपने और यहाँ पर एक कलर डिफाइन कर दिया, तो उसने क्या किया, आपके कंटेंट की बैकग्राउंड को एक कलर दे दिया। तो ये चीज आप ऐसे यहाँ से यूज करते हैं। और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, तो जितने भी ऐसे यहाँ पर मान लीजिए, थोड़ा सा डेटा हटा देते हैं। अब मान लीजिए आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने थे, हम ये भी हटा देते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। अभी तो सब साथ ही में लिखे हैं, एक के बाद एक लिखे हैं, लेकिन हो सकता है बीच में इमेजेस भी होती। तो अब क्या है, इसको आपने येलो कलर दिया, इसको आपने मान लीजिए दे दिया पर्पल कलर, और इसको दे दिया आपने मान लीजिए रेड कलर। सेव कीजिए, ब्राउजर विंडो पर आइए और रिफ्रेश कीजिए। तो ये देखिए 3 कंटेनर्स आपने बनाए, और आप देख रहे हैं खास बात आपने नोटिस करी, कुछ खास चीज नोटिस करी है, बताइए क्या चीज नोटिस करी है। इस पेज में अगर आपने कोई खास चीज नोटिस की है तो बताइए। हाँ बताइए निलिया। मैम बीच में जो गैप है वो फिल हो गया है। बीच का गैप, हाँ जो 2 लाइन के बीच में मतलब जो 2 बैकग्राउंड पैरास के वाइट, बीच में। हाँ वाइट हाँ, बैकग्राउंड नहीं दिख रही है। हाँ। और कुछ सुरभि बताइए, और कुछ देखिए, अभी तो अभी और कुछ भी देखना है, नोटिस करना है। कुछ डिफरेंस हो रहा है। हम्म, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नहीं कलर का डिफरेंस तो दिखेगा ही, हमने 3 अलग अलग कलर दिए हैं। मैम हेडिंग लिखी है वो वाइट वाइट में दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ P टैग था, लेकिन वो गैप जैसा कि अतुल बता रहे हैं, वो गैप यहाँ पे था, वो गैप नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट गैप को कलर दे दिया गया, ये कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये चीज नोटिस नहीं करनी है। आप ये देखिए कि जो अभी हमने कोडिंग करी है, उस कोडिंग में हमने कलर किसको दिया है, बैकग्राउंड को कलर दिया है ना। लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड डार्क हुई तो कंटेंट का कलर आप देख रहे हैं रिवर्स हो गया अपने आप। हमने कहीं लिखा था कि टेक्स्ट का कलर व्हाइट कीजिए, आप देखिए कोड में कहीं भी हमने टेक्स्ट के कलर के लिए अभी कोई दिया नहीं है। हमने कलर के लिए केवल 3 क्लासेस 3 बार यूज की हैं, पर्पल, येलो और रेड। और ये जो क्लास हमने यूज किया पर्पल, रेड और येलो, ये कंटेनर के लिए यानी इनके बैकग्राउंड के लिए किया है। लेकिन अगर आप देखें अपने ब्राउजर विंडो में जाके, तो जब कलर बैकग्राउंड का लाइट था तो टेक्स्ट का कलर डार्क ही था, जो कि बाय डिफॉल्ट था। लेकिन जब बैकग्राउंड का कलर डार्क हुआ तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली उसके कंट्रास्ट में आ गया। पर कंट्रास्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि पर्पल में येलो हो जाता, टेक्स्ट का कलर येलो हो जाए और रेड में ग्रीन कलर हो जाए, नहीं, वो व्हाइट कलर का दिखा देता है। तो ये देखिए रेस्पॉन्सिवनेस है उसकी, आप कुछ कर नहीं रहे, आपने कुछ किया नहीं, ये डिफाइंड है। ये फ्रेमवर्क में पहले से डिफाइंड था कि अगर बैकग्राउंड के लिए कंटेनर क्लास कोई डार्क कलर की ली जाए तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर का हो जाए, ताकि रीडेबिलिटी मेंटेन रहे। अगर पर्पल कलर का बैकग्राउंड है या रेड कलर का बैकग्राउंड है और उसके ऊपर टेक्स्ट ब्लैक कलर का ही दिखे, तो जाहिर सी बात है पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, दोनों चीजें डार्क हो गई हैं, पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन फ्रेमवर्क ये अपने आप डिसाइड कर देता है कि आप जो भी कलर यहाँ पर दे रहे हो, अगर वो कलर लाइट है बैकग्राउंड के लिए तो टेक्स्ट डिफॉल्ट कलर में दिखेगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड आप डार्क कर रहे हो
तो टेक्स्ट उसके जो है रिवर्स कलर इफेक्ट में दिखाई देता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे देखी। अब ये तो आपने देखा कि बैकग्राउंड का कलर आपने डिफाइन किया और ये किया। अब मान लीजिए हमने कहा कि रेड कलर तो ठीक है या पर्पल कलर तो ठीक है, चलिए टेक्स्ट के लिए तो ठीक है, बैकग्राउंड के लिए, लेकिन हम टेक्स्ट को व्हाइट कलर से नहीं देखना चाहते थे। हो सकता है हम टेक्स्ट के लिए कोई और कलर देखना चाहते थे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये हमने जहां पर्पल कलर डिफाइन किया है इसके बाद ही हम यहाँ लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं W3 टेक्स्ट और यहाँ मान लीजिए हमने दे दिया येलो। और अब हम इसे सेव करेंगे और एक बार ब्राउजर विंडो पे आएंगे और हम इसे रिफ्रेश करेंगे। आपने देखा टेक्स्ट का कलर अब चेंज हो गया है। हाँ। तो किसी भी DIV टैग के अंदर या किसी भी कंटेनर, जब आप कंटेनर क्लास यूज कर रहे हैं और आप कंटेनर को एक कलर देना चाहते हैं और टेक्स्ट को भी दूसरा कलर देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इस चीज का काम कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें, ये फिलहाल हम इसमें लिख नहीं रहे सब जगह क्योंकि फिर सब जगह एक जैसा हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, ये इतना हम डिलीट कर देते हैं पेज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसको जो है आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपने देखा इतना आसान तरीका होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस सही तरीके से लिखना आना चाहिए और आप यहाँ काम कर सकते हैं। अब W3 टेक्स्ट ग्रे कर दिया, यहाँ येलो है, W3 टेक्स्ट लाइम कलर कर दिया। ये कलर्स अवेलेबल हैं वही दे रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं ना, जो कलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वही हम ले रहे हैं। और ये देखिए अब वो जो भी कलर आपने डिम करा है तो डिम है, लाइम कलर बहुत लाइट ग्रीन कलर होता है तो ऐसे आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, कुछ चीजें आप डिम में दिखाना चाहते हो तो दिखाइए, नहीं तो वैसे आपकी मर्जी है। ग्रीन और इसको ग्रे कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं और अब सेव करिए, ब्राउजर में आइए और रिफ्रेश कीजिए। तो इस तरह से कंटेंट्स को आप स्टाइलिश मैनर में दिखा सकते हैं। तो आपको बैकग्राउंड को कलर देना हो या आपको टेक्स्ट को कलर देना हो तो आप इसके लिए W3 कंटेनर के साथ में W3 और कलर नेम दे रहे हैं तो कंटेनर के लिए देते हैं, और W3 टेक्स्ट के बाद कलर नेम दे रहे हैं तो वो टेक्स्ट का कलर स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद में यदि आप ये चाहते थे कि हम किसी टेक्स्ट को कलर तो देना चाहते हैं लेकिन कलर के साथ साथ हम उसको कोई हॉवर इफेक्ट भी देना चाहते हैं, तो अगर आपको हॉवर इफेक्ट देना है तो हॉवर इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लास्ट में एक और यहाँ पे बना दे रहे हैं, सेम DIV टैग ही बना दे रहे हैं लेकिन ये इफेक्ट हम इसी पे दिखाएंगे। कॉपी कर रहे हैं और इसे पेस्ट कर दिया है। ये लास्ट टैग पे ही हम काम करेंगे, इस वाले टैग पर हम काम करें। तो यहाँ पर हमने ये लिया है, ये लिया है, और अब हम इसके लिए यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हॉवर कलर भी दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर W3 डैश हॉवर कलर कर दिया, मान लीजिए हमने ब्लैक, और W3 हॉवर W3 टेक्स्ट हॉवर वाइट। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे ब्राउजर में और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, एक मिनट से थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। पर यहाँ ग्रे की जगह कर देते हैं, मान लीजिए कंटेनर का कलर कर देते हैं ऑरेंज ले लिया, और टेक्स्ट का कलर मान लीजिए हमने ले लिया ब्लू। सेव कर रहे हैं, ये देखिए ठीक है। अभी क्या है, आपको सब चीजें दिख रही हैं, चार आपको DIV दिख रहे हैं, चारों में अलग अलग सेटिंग है। जो लास्ट हमारा DIV ब्लॉक है उसकी बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज है और उसमें टेक्स्ट का कलर ब्लू है। ठीक है, अब जैसे ही हम पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, देखिए अभी तो पॉइंटर बाहर है, लेकिन जैसे ही पॉइंटर को उस
पर्टिकुलर कंटेंट पे ले जाएंगे यानी हॉवरिंग करेंगे तो ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो किसी भी वेबसाइट पर अगर आप हॉवर इफेक्ट देना चाहते हैं टेक्स्ट के लिए तो बस आपको यहाँ पर इतना काम करना होता है और ये चीज आपकी ऐसे ही हो जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो इस तरह से आप हॉवरिंग इफेक्ट डालते हैं या आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर बस ये सब ध्यान यही रखना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये सारी चीजें जो हैं आप अपनी इस वजह से यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर आप CSS फ्रेमवर्क की फाइल को फेच करके लाए, वो नहीं लाए होते तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है। इसी के अभी कुछ हमारे आगे हम सीखेंगे कैसे हम पैनल्स बनाते हैं, कैसे कार्ड्स बनाते हैं, मतलब इनकी कई डिफरेंट क्लासेस पे हम काम करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, टाइम ओवर होने वाला है, कुछ नई चीज नहीं शुरू करेंगे। बेसिक ये टैग थे, ये आपने देख लिया है, आप भी ट्राई करके देखिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो हमें कल की क्लास में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैम। Thank you, ma'am. ओके।